हेलो। कल यूपीएससी के रिजल्ट आने के बाद सबके मन में एक प्रश्न स्वाभाविक सा उभरता है, और खासकर जो एस्पिरेंट्स हैं कि आखिर इसने ऐसा क्या किया, आखिर इसका सिलेक्शन क्यों हुआ और इसका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। इसी जटिलता, इस जटिल प्रश्न को सॉल्व करने के लिए या इस जटिल प्रश्न पर विचार करने के लिए आज अभी हमारे साथ साक्षी है, और इस बार साक्षी की 350 रैंक है। साक्षी, पहले तो तुम्हारे चयन की बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। साक्षी, तुमने जैसे पहले इंट्रोड्यूस योरसेल्फ कि आखिर कहां से हो, क्या स्टडी की है और क्यों इस सर्विस को ही तुमने कैरियर चुना। सर, मेरा पूरा नाम साक्षी गर्ग है और मैं सोनभद्र के रॉबर्टसन शहर से बिलोंग करती हूँ। मेरे फादर बिजनेसमैन है और बेसिकली मेरी फैमिली में सभी बिजनेसमैन ही हैं, तो इस तरह का कोई बैकग्राउंड नहीं रहा है। और सिविल सर्विसेज में आने का ये मोटिव रहा कि हमेशा से मेरा एकेडमी अच्छा रहा है, तो मेरे टीचर्स ने और स्पेशली मेरे फादर ने हमेशा मेरे को इस सर्विसेज के लिए प्रमोट किया, बट कभी भी कंपेल नहीं किया कि मैं आईएससी करूँ। सर, 12th में जब मेरा रिजल्ट अच्छा आया तब फिर मैंने ये अपना मेरा ओन डिसीजन था कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है, तो मैंने अपनी स्ट्रीम भी चेंज की थी। फिर मैंने ह्यूमैनिटीज लिया था, साइंस से छोड़ के। अच्छा, जितना मैं तुम्हें जानता हूँ और उसमें तुम्हारे +2 में अच्छे मार्क्स थे, तुम्हें इंस्पायर स्कॉलरशिप मिली थी, साइंस को तुम लेकर और कैरियर आगे देख सकती थी। सेकंड कैरियर ऑप्शन के रूप में इंजीनियरिंग या फिर साइंस साइड से अच्छा विद्यार्थी जाता है, ऐसी एक मानसिकता है हमारे उत्तर भारत में। खासकर कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को साइंस साइड दिलाना चाहता है, पर तुमने इसके बावजूद बीए किया, ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट लिया और सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस जैसे विषय चुने। तो कहीं ऐसा तो नहीं लगा बीच में कुछ लोगों ने, या ऐसा तो नहीं लगा कि ये डिसीजन कहीं ऐसा तो नहीं कि आगे चलकर कुछ गलत हो जाएगा? ऐसा कभी विचार आया क्या? सर, ये डिसीजन उस वक्त बहुत ही डिफरेंट था क्योंकि नॉर्मली इंस्पायर स्कॉलरशिप कोई नहीं छोड़ता है। तो मैंने छोड़ दी थी, बट इसमें मेरे फादर ने हमेशा मेरे को सपोर्ट किया था कि अगर तेरे को आईएएस करना है तो फिर कुछ और सोचना ही नहीं है, चाहे कोई स्कॉलरशिप हो या फिर नहीं। और कई बार मेरे को कंफ्यूजन भी होती थी क्योंकि मेरी टीचर्स मेरे को, जैसे कि मैंने ग्रेजुएशन राजकीय महिला महाविद्यालय से किया था, तो मैं जब अपनी डिग्री लेके गई थी 12th में, तो उन्होंने मुझे काफी डांटा भी था, तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो मैं घर आके ऐसा रोई भी थी कि मतलब मेरे सारे फ्रेंड्स तो बाहर पढ़ने चले गए और मेरी सबसे हाईएस्ट रैंक आई है, तो मेरे को यहाँ पढ़ने को वो पड़ रहा है। तो फिर पापा ने समझाया, ही ऑलवेज मेक मी मतलब ऑन द ट्रैक। हाँ, ये एक सच्चाई है। हाँ। अच्छा, जैसे अभी आपकी उम्र, जब आपने फॉर्म भरा होगा मेंस का, तो 22 साल की थी आप। 22 साल की उम्र में चयन, और शायद दूसरा अटेम्प्ट था, पहले अटेम्प्ट में कुछ मार्क्स से फ्री नहीं हुआ था आपका, और उसके बाद एक तरह से मेंस आपने पहली बार लिखा, तो आप अपने चयन को लेकर आश्वस्त थी या आपको कुछ ऐसे समय पे डर भी था कि अगर नहीं होगा तो क्या होगा? क्योंकि ये परंपराएं हर एक्सपीरियंस को इन प्रश्नों से, इन जटिलताओं से गुजरना पड़ता है। सर, प्रीलिम्स को लेके हमेशा से मेरे मन में डर रहा था क्योंकि एक टाइम में प्रीलिम्स नहीं हुआ था, लेकिन मेंस को लेके मैं हमेशा से मतलब एक कॉन्फिडेंट था कि मेंस होना चाहिए, अच्छे मार्क्स से होना चाहिए, ऐसा कॉन्फिडेंस था। इसके बाद फिर रिजल्ट में एक वाइब्स तो पॉजिटिव आ रही थी कि अच्छा होना चाहिए, बट रिजल्ट आता तो सबको डर लगता है, मुझे भी लग रहा था। और रिजल्ट अगर अच्छा नहीं आता उसके बाद क्या होगा तो फिर देखा जाएगा। अच्छा, अभी चूंकि आपने, मैंने देखा 5 साल, 7 साल, 10 साल भी लोग तैयारी करते हैं, लेकिन आप एक उस तुलनात्मक रूप से आपने बहुत ही शुरुआती उसमें सफलता अर्जित की है, तो ऑब्वियसली बच्चे जो भविष्य के एस्पिरेंट्स हैं, जो आना चाहते हैं, वो आपसे जरूर सुनना चाहेंगे कि आखिर तुम्हारी प्लानिंग, तुम्हारी स्ट्रेटेजी क्या थी इस एग्जाम को क्रैक करने की? सर, मेरी ये स्ट्रेटेजी थी कि ग्रेजुएशन के बाद मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी, निर्माण आईएएस ज्वाइन की थी। इसके बाद मुझे था कि 2 साल बाद मुझे एग्जाम देना है, उस वक्त मैं एलिजिबल नहीं थी, तो मैंने अपनी 2 साल की स्ट्रेटेजी बनाई थी प्रॉपर कि 1 साल में पहले मुझे 6 महीने मेंस पढ़ना है
मतलब रीड लर्न नहीं करना है, बट जो भी मेरे को, मेरे लिए सब नया था तो मुझे पढ़ना है। फिर 6 महीने मेरे को प्रीलिम्स पढ़ना है। इसके बाद अगले 6 महीने वापस से मुझे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, ताकि जो मैंने मेंस प्रिपरेशन की है मैं उसको रिवाइज कर सकूं, प्रैक्टिस में ला सकूं। सर देन फिर अगले जो 6 महीने थे मैंने वापस से प्रीलिम्स शुरू किया, जो नोट्स बनाए थे वो रिवाइज किए, और तब तक मेरा प्रीलिम्स का एग्जाम आ गया और प्रीलिम्स दिया। देन जब प्रीलिम्स दे दिया उसके बाद मेंस के लिए वापस से फिर से जो भी पढ़ा था उसको रिवाइज करके मेंस और टेस्ट दिया। अच्छा, अभी जैसे बीए में आपने पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी लिया है, ऑप्शनल आपने हिस्ट्री को चुना। अभी विजय गुजर से बात हो रही थी आपसे पहले, वो संस्कृत से था, संस्कृत लिया, बात समझ में आती है, इज वेरी गुड इन दैट, लेकिन आपने इतिहास चुना। तो आखिर इसके पीछे की वजह क्या थी कि ग्रेजुएशन में भी सोशियोलॉजी भी था, पॉलिटिकल साइंस भी था, वो भी अच्छे सब्जेक्ट हैं, लेकिन आपने इतिहास को क्यों चुना? सर इसमें मेन रीजन मेरा इंटरेस्ट रहा कि मुझे लगता है जिस सब्जेक्ट में मेरा इंटरेस्ट है उसमें मैं बेटर कर सकती हूँ। तो जब मैंने जीएस की प्रिपरेशन की तो मुझे हिस्ट्री में इंटरेस्ट आया, और सर जो पैटर्न है हिंदी मीडियम वो भी अच्छा चल रहा था। इसके बाद मुझे जो मेरे मैटर उन्होंने भी गाइड किया कि हिस्ट्री लेना चाहिए, जीएस फर्स्ट पेपर में हेल्पफुल है, ये सब देखते हुए मैंने हिस्ट्री लिया था। द मेन रीजन वाज मेरा इंटरेस्ट। गुड। अच्छा, चूंकि निर्माण आईएएस की आप फैमिली मेंबर की तरह है, हर बच्चा हर टीचर आपको जानता है, तो क्या एक्सपीरियंस रहा आपका निर्माण के साथ? सर जब मैं मुखर्जी नगर आई थी तो मैं बहुत ही कंफ्यूज थी कि मैं कहाँ एडमिशन लूं। मतलब यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देख के कि सब इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है और सब अलग अलग एडवाइस कर रहे थे, बट मेरा ऐसा था सर कि मेरे को जैसे मेरी 10th की और 12th की एजुकेशन हुई है, गुरुकुल टाइप की एजुकेशन हुई है कि टीचर्स और स्टूडेंट्स हमेशा इंटरेक्शन करते हुए पढ़ाई करते हैं, तो मेरे को वैसा ही एटमॉस्फेयर चाहिए था। मैंने 2 महीने तक किसी कोचिंग में एडमिशन नहीं किया था। देन मैं यहाँ निर्माण आई थी, उसके बाद फिर मैंने फर्स्ट डेमो क्लास ली थी। देन उसके बाद मैंने अपने पापा को कह दी थी मुझे यहीं पे एडमिशन लेना है, और सर फिर जब से आई तब से मैं निर्माण से ही जुड़ी रही। चलो, 2 साल बाद ये बात सुनना मुझे भी सुखद लग रहा है, मुझे नहीं पता था ये सब आपके साथ हुआ है। गुड टू नो। अच्छा साक्षी, अभी आपका कैरियर आगे है, मोस्ट प्रोबेबली आप आईआरएस पाएंगी। बीइंग ए फीमेल कैंडिडेट, a lot of challenges you have to face, और आईआरएस एक अच्छी जॉब है, पर क्या अभी आप नेक्स्ट ईयर के लिए फिर प्लान कर रही हैं? यस सर, मैं प्लान करूंगी क्योंकि जो मेरी रैंक है उससे भी मैं सेटिस्फाइड हूँ। मुझे लगता है मुझे और अच्छा करना है। गुड, मन से दिल मांगे मोर। अच्छा, बच्चों के लिए जो भविष्य के एस्पिरेंट्स हैं, और उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगी? क्योंकि अभी ना एक थोड़ा हिंदी माध्यम को लेकर, मटेरियल को लेकर, और बच्चे कहीं ना कहीं कंफ्यूजन स्टेट में ज्यादा हैं, तो क्या तुम इन्हें बताना चाहोगी अपने एक्सपीरियंस से, और इनके लिए क्या संदेश देना चाहोगी? सर जितना मैंने यहाँ पे देखा है कि एक जो गलती करते हैं स्टूडेंट, एक साथ बहुत सारे एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, वो नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले ये कि एक एग्जाम को फोकस करना चाहिए और उसका ही टारगेट बनाना चाहिए, 2 साल का 3 साल का जितना भी आपके पास टाइम है, और उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ना चाहिए जब तक वो हो नहीं जाए। एक साल का एग्जाम की प्रिपरेशन करने से एनर्जी कई जगह लग जाती है, तो फिर वो सिलेक्शन नहीं होता है और डेडिकेशन भी उतना नहीं हो पाता है। और रही बात हिंदी मीडियम की, तो मेरा शुरू से मीडियम हिंदी रहा है, बल्कि मेरे घर में सबका इंग्लिश मीडियम रहा है और सिर्फ मेरा ही था। तो जो भी मेरे से पूछता था वो मेरे को ऐसे बोलता था तुम्हारा हिंदी क्यों आया, मतलब क्वेश्चन आता हमेशा से मेरे ऊपर। लेकिन मेरे को लगता था कि ठीक है, जो है अच्छे के लिए होता है, तो अच्छे के लिए हुआ। सर हिंदी मीडियम से मेरे को अच्छी गाइडेंस मिली और मीडियम में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होती है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि अगर सही तरीके से पढ़ा जाए तो माध्यम यहाँ कोई अवरोधक नहीं है। थैंक यू साक्षी, एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर लाइफ। All the best.